हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एप्स टेक स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 राजा किसान और नगर का पार्ट 2 कराऊंगा। पार्ट 1 में हमने प्रिंसेप और प्रियदर्शी के बारे में पढ़ लिया था और हमने जो 16 महाजनपद थे जिसमें से हमारा सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद मगध था, इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, और अब हम इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा क्या है, एक आरंभिक साम्राज्य। लास्ट वीडियो में हमने अभिलेख के बारे में पढ़ा था कि जो पत्थरों पे उत्कीर्ण करके जो लिखवाए जाते थे राजा के द्वारा, वो अभिलेख होते थे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एक आरंभिक साम्राज्य मगध के विकास के साथ साथ कई मौर्य साम्राज्यों का क्या हुआ था, उदय हुआ था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनका शासन जो है पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन। और उनके जो पौत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है, सबसे फेमस शासक माना जाता है, अशोक को कलिंग पर विजय प्राप्त की थी उन्होंने, जो कलिंग आज के टाइम पे कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के हमने देखा जाना कि जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये किस तरह से इन्होंने इसकी स्थापना की थी, तो मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य के एक गुरु थे चाणक्य। चाणक्य का एक राजा थे धनानंद। धनानंद ने क्या करा था, चाणक्य का अपमान कर दिया था, दरबार से निकाल दिया था। तो उनके शिष्य चंद्रगुप्त को इस बात को लेकर गुस्सा आया और उन्होंने क्या करा, धनानंद से युद्ध किया। युद्ध कराने पे उनके साम्राज्य था नंद वंश, वो ख़त्म कर दिया और मौर्य साम्राज्य की क्या की, इस तरीके से स्थापना की थी। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना, इनके बारे में किस तरह से जानकारी प्राप्त की। मौर्य साम्राज्य की इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया था। जैसे आप जानते हैं कि अगर हमें किसी भी पुराने इतिहास के बारे में जानना है तो इतिहासकार क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग करते हैं। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल हैं, जैसे मूर्ति कला। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई हैं। कुछ रचना है जैसे पता चला है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया एक विवरण। आज इसके कुछ अंश उपलब्ध हैं। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्राय किया जाता है और वो क्या है, अर्थशास्त्र। ठीक है, दो स्रोत, एक अर्थशास्त्र। ठीक है, संभवतः इसके कुछ भागों को रचना कौटिल्य चाणक्य ने भी की थी। ठीक है, जो अर्थशास्त्र है इसको कौटिल्य ने और चाणक्य ने भी लिखी थी, जो चंद्रगुप्त के कौन थे, मंत्री थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परिवर्तित जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है संस्कृत भाषा में। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्राय सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। जो स्रोत कहाँ पे मिले हैं, पत्थरों पर लिखे हुए मिले हैं। अशोक वह पहले सम्राट है जिसने अपने अधिकारों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। ठीक है, तो ये कैसे पहले सम्राट है जिन्होंने क्या करा था, सारे संदेश प्राकृतिक पत्थरों पर लिखवाए थे, जिसको अभिलेख के नाम से जानते हैं। अशोक ने अपने अभिलेख के माध्यम में धर्म का प्रचार भी किया था। अब धर्म के प्रचार में क्या लिखा हुआ था, धर्म के प्रचार में क्या है, बड़ों के प्रति आदर करना, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखना और सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना और दूसरों के धर्म परंपराओं का आदर करना शामिल है।
तो अशोक के धम्म में ये शिक्षाएं लिखी हुई हैं। ठीक है, इसके बाद साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। ठीक है, पहला जो है राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र थे। कौन कौन से? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। ठीक है, ये 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। जैसे तक्षशिला आज के टाइम पे कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। उज्जैनी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तोसली कहाँ है? उड़ीसा में। और सुवर्णगिरी कहाँ है? कर्नाटक में। और पाटलिपुत्र आपको पता है कि ये क्या है? पटना, बिहार की राजधानी। इन सब को उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया। इन सब के बारे में, इन 5 राजनीतिक केंद्र के बारे में उनके अभिलेख में मिला है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें, जांच करें, तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, देखिए यहाँ पे नाम आ गया ना, उड़ीसा, उत्तराखंड, हर स्थान तक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसा संभव नहीं था। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको एक सिंह शीश का चित्र भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए, साम्राज्य में शामिल बड़े विविध और विभिन्न प्रकार के क्षेत्र थे। कहाँ? अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र, कहाँ? उड़ीसा के क्षेत्र। ये संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रित साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर ही रहा होगा। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया। ठीक है, जो आपके ये 4 केंद्र थे, तक्षशिला, उज्जैनी, ये दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार वाले मार्ग हैं। ठीक है, जबकि सुवर्णगिरी क्या था? ये सोने के पहाड़ बोला जाता, जिसे कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोग किया जाता था। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदी दोनों मार्ग से आवागमन बना रहता था। इस राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीने भी लग जाते थे। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था भी और सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी पड़ती होगी। ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। जो सेना है उनको सुरक्षा प्रदान करती होगी। मेगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति भी बनाई सैनिकों के लिए, और 6 उप समिति बनाई, जिनके बारे में उन्होंने लिखा भी है मेगस्थनीज ने। इनमें से एक का काम क्या होता था? एक समिति का काम होता था नौसेना का संचालन करना, और दूसरी का काम होता था यातायात और खान पान का संचालन की देखभाल करना। तीसरी का काम क्या होता था? पैदल सैनिकों का संचालन करना। और चौथी समिति का अश्वरोही जो सैनिक होते थे उनकी देखभाल करना। और 5वीं के जो रथरोही सैनिक होते थे उनकी देखभाल करना। तथा 6ठी का काम होता था आहार्तियों का संचालन करना। ठीक है, ये समितियाँ थी। दूसरी उपसमिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का होता था, जैसे कि उपकरणों के धोने के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों, शिल्पकारों को नियुक्त करना। ये क्या होता था? ये उपसमितियों के काम होते थे। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने की कोशिश करी। ऐसा उन्होंने धर्म के प्रचार के द्वारा किया था। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, धर्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहा होगा। धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामत नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। अब जो मौर्य साम्राज्य था वो कितना महत्वपूर्ण था? ठीक है, 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की, तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास का एक प्रमुख काल आया। माना जाता है मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक मुख्य काल माना जाता है। इस समय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था।
19वीं आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण थी और उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियां सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण लगी जो साम्राज्य की पहचान माने जाते थे। जो भी मूर्तियां थी वो सब क्या होते थे, इस साम्राज्य की पहचान माने जाते थे, मौर्य साम्राज्य की। इतिहासकारों को लगा था कि अभिलेख पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से क्या होते थे, अलग होते थे। इसमें उन्हें ये लगा कि अन्य राज्यों की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली परिश्रमी शासक थे। साथ ही वे बाद के उन राज्यों की अपेक्षा विनीत भी थे जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियाँ जोड़ते थे। उन्होंने अपने नाम के साथ काफ़ी सारी उपाधियाँ लगाई थी। इसलिए उसमें कोई आश्चर्यजनक करने की बात ही नहीं थी कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को क्या कहा था, प्रेरणा का स्रोत माना था। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। ये साम्राज्य मात्र 150 साल तक चला था मौर्य। ठीक है, आपको ये लाइन याद हो, जो मौर्य साम्राज्य था 150 साल तक चला था, जिसमें उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में एक बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 को यहाँ पे देखें, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए शासक और रजवाड़े भी स्थापित होने लगे थे। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पे मानचित्र दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख पा रहे हैं। ठीक है, ये ज़्यादा जगह तक नहीं फैले हुए थे। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके बारे में हम एक ये जान लेते हैं कि सम्राट के अधिकारी क्या क्या काम करते थे। मेगास्थनीज के विवरण का एक अंश दिया गया है। साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख करते थे, भूमि मापन का काम भी करते थे, जमीन को नापने का काम करते थे, जैसे कि मिस्र में होता था। कुछ प्रमुख नहरों से उपनहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार का भी निरीक्षण करते थे ताकि हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके, सबको पानी मिल सके। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन भी करते थे। शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड भी देते थे। वे टैक्स भी वसूलते थे और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों को निरीक्षण भी करते थे। साथ ही लकड़हारी, बढ़ई, लोहार, इन सब का भी क्या करते थे, वो निरीक्षण करते थे। ठीक है, तो ये था आज का पार्ट 2। इसे आगे के टॉपिक में आपको पार्ट 3 में कराऊंगा। आई हो आपको आज के सारे टॉपिक कराए हुए अच्छे समझ में आए होंगे। मैं आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको सभी चीज़ डिटेल से एक्सप्लेन हो, ताकि आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएँ। मैं एक ही बार में पूरा चैप्टर भी करा सकता हूँ, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं है कि अगर आपको एकदम से कुछ कराने पे कुछ एक्सप्लेन ना हो, समझ में ना आए, तो ये भी सही नहीं है। इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ ताकि आपको धीरे धीरे पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आता रहे। तो इसलिए आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम इस राज्य धर्म के नवीन सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सरदार सरदारी के बारे में हम जानेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।